ये वीडियो उनके लिए है जो एनडीए एग्जाम देने वाले हैं 126 का, और वो घबराए हुए हैं कि इतने कम समय में एनडीए एग्जाम कैसे निकलेगा, क्योंकि सिर्फ 40 दिन बाकी है। कोई भी बच्चा जो इस एग्जाम को निकालता है उसके पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर सब चीजें करने का टाइम नहीं होता, और आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चल रहा है कि मैं सारी चीजें कैसे खत्म कर लूं। आपको समझना पड़ेगा कि एक बच्चा जो आईआईटी की तैयारी कर रहा होता है वो भी एनडीए निकाल लेता है। उसने तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स कुछ नहीं पढ़ा होता है, तो उसने कैसे निकाल दिया? उसने जब निकाला है ना, तो वो 3 सब्जेक्ट के दम पे निकाल रहा होता है, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश। मैथ्स का वेटेज होता है 300, साइंस का होता है 220 और इंग्लिश का होता है 200। इसी दम पर वो निकाल रहा होता है। दूसरा उसके दिमाग में आता है कि यार पापा ने कह तो दिया एनडीए का फॉर्म भर दे, बट यार मैं एनडीए की तैयारी के बारे में तुझे कुछ पता ही नहीं। तो वो दूसरा अपना हथियार उठाता है, वो है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू के दम पे ही वो कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के कर लेता है, जिसके दम पर उसका एग्जाम निकल जाता है। अब जरा समझिए कि जब वो इतना कर रहा होता है तो उसका स्कोर कितना हो रहा है। मान लो 300 में से मैथ्स 300 की आती तो उसमें से 100 नंबर लेकर आया, इंग्लिश 200 की आती उसमें 120 130 नंबर ले आया, और इंग्लिश 220 नंबर की आती तकरीबन 150 160 नंबर ले आया। तो अगर आप इसका टोटल निकालोगे तो ये आपको 370 380 या 400 के आसपास आपको मिलेगा। ऊपर नीचे वेरिएशन होता है, ठीक है ना। कई बच्चे तो साइंस में इतने अच्छे होते हैं कि 220 में से 200 भी ले आते हैं, क्योंकि वो आईआईटी की तैयारी कर रहे थे। तो इस तरह से उनका स्कोर 400 के आसपास पहुंच जाता है और वो आराम से निकाल लेते हैं। बाकी पीवाईक्यू उनकी बहुत मदद करता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के कई सारे क्वेश्चन आपके यहां रिपीट होते हैं बहुत ज्यादा लेवल पे। पीवाईक्यू के ना केवल वो क्वेश्चन को समझते हैं, पर वो ऑप्शंस को भी समझते हैं और ऑप्शंस को भी याद करते हैं। ये एक बिगेस्ट एडवांटेज होता है। अगर आपने अभी 12th करके आए हो तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हर हाल में मुझे घबराहट होगी। जब एग्जाम होगा तो मुझे घबराहट होगी, मुझे पसीने भी आएंगे, मुझे यूरिन भी बहुत जल्दी से आ सकता है, बहुत जल्दी पेशाब आ रहा होगा, या ऐसा भी हो सकता है कि मैं जब सुबह उठूं तो मतलब जो छाती हो बहुत भारी हो मेरी, समझ लो, तो स्ट्रेस बहुत ज्यादा होने लगेगा, स्ट्रेस से पढ़ नहीं पाओगे, और ऐसा कुछ भी हो सकता है तुम्हारे साथ। बट तुम्हें ये बात समझनी होगी हर हाल में कि इस एग्जाम के लिए तुम्हें पहले एक्सपेक्टेशन हटानी पड़ेगी। देखो, कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग में लगा हुआ होगा कि मेरा बचपन का सपना था यूनिफॉर्म पहनना, और आज वो दिन आ गया है पर मैं तैयार नहीं हूं। तुम्हें ये एक्सपेक्टेशन हटानी पड़ेगी। इस एक्सपेक्टेशन के चक्कर में ना ये 40 दिन गायब होने वाले हैं। तुम्हारे पास सिर्फ एक बात ध्यान में रखनी है कि मेरी जीरो एक्सपेक्टेशन है कि मेरा होगा, और मैं सिर्फ तैयार कर रहा हूं जितना बेस्ट हो सके। ये जब आप ये सोचोगे कि मेरे जीरो एक्सपेक्टेशन है, और जब मैं बोल भी रहा हूँ तुम्हें महसूस भी हो रहा होगा कि जब मैं बोल रहा हूँ जीरो एक्सपेक्टेशन है मेरी, तो कहीं ना कहीं तुम्हें एक रिलैक्सेशन महसूस होगा कि कि यार मेरे पर कोई प्रेशर नहीं है, और बिना प्रेशर के ही अच्छा बंदा परफॉर्म कर सकता है। समझो ये बात। अगर आपने अभी स्ट्रेस लेना छोड़ा नहीं तो आप यकीन मानो, अगर आप एग्जाम का स्ट्रेस नहीं झेल पा रहे तो आप वॉर जैसा स्ट्रेस कैसे झेलोगे? पूरा खेल होता है डोपामिन का। डोपामिन का मतलब कि अगर आप एग्जाम का स्ट्रेस नहीं झेल पा रहे तो आपके पास ये भी सोल्यूशन नहीं है कि वॉर या बैटल होगी तो स्ट्रेस को कैसे झेलना होगा। आपके दिमाग को सबसे आसान तरीका होता है स्ट्रेस को हटाने का, एक्सपेक्टेशन हटा दो। एक्सपेक्टेशन कि मेरा एग्जाम निकलेगा, एक्सपेक्टेशन कि भैया वॉर का रिजल्ट क्या होगा। बस तुम अपना बेस्ट दो, जितना तुम तैयारी कर सकते हो उसे करो 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 करो, और तुम देखोगे कि तुम एग्जाम के लिए तैयार हो चुके हो। एक दिक्कत और आती है बच्चे के साथ, वो है डेली गोल। उसने डेली गोल डिसाइड करें, ये मैं सारे खत्म करूंगा, और मेरा अगर ऐसा रहा तो मेरा एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं हो पाता। 50%, 40%, 30%, 60%, 70%, इतना ही हो पाता है सिलेबस रोज के डेली गोल का। उसको आपको ना परेशान नहीं होना। आपका पहला एम ये है कि पहले अपनी कैपेसिटी समझो। क्या मैं ऐसा बच्चा हूं कि मैं एक ही सब्जेक्ट पढ़ पाता हूं पूरे दिन में, या मैं 2 ही पढ़ पाता हूं, या मैं ऐसा बंदा हूं कि एक बार इंटेंसिटी से बैठ जाता हूं पर अगले दिन कंसिस्टेंसी से नहीं पढ़ पाता। मैं अपने आप को पहले पहचानो। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि थोड़ा ही पढ़ रहे हैं पर रोज रोज पढ़ पा रहे हैं। अपने आप को पहचानो। अपने आप को पहचानने के बाद उसको थोड़ा थोड़ा गोल्ड नया नया फॉर्मेट में दो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको अपने बारे में बताता हूं। मैं एक ऐसा बच्चा हूं जो इंटेंसिटी से पढ़ता है पर कंसिस्टेंसी से नहीं पढ़ता। मतलब आज बहुत ज्यादा पढ़ लिया तो कल नहीं पढ़ेगा, सुबह जल्दी ज्यादा पढ़ लिया तो शाम को नहीं पढ़ेगा। तो अगर आप जैसे इंसान हो जो कि एवरेज बंदा ऐसा ही होता है, तो आपको समझना है कि मैं हूं क्या
और उसके बाद डिसीजन लेना है कि मेरे को अपना गोल कैसे डिसाइड करना है। तो मेरा गोल ये होता था कि अच्छा मैं इतना ही पढ़ पाता हूं, मैं 3-4 बजे तक पढ़ लूंगा, उसके बाद तो मुझे पता है 3-4 घंटे तो मैं बहराता रहूंगा, पढ़ा रहूंगा बेड पे, समय खराब करूंगा मैं। तो उसको एक्सेप्ट करो। तुम अपने माइंडसेट को, दिमाग को एक झटके में नहीं बदल सकते, अपनी आदतों को एक झटके में नहीं बदल सकते। तुम्हारा एम होना चाहिए किसी भी हाल में अपनी करंट मेंटल कैपेसिटी को समझ के काम करना। ये इस एज में 17-18 साल की उम्र में ये बात समझना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है, पहली बात, ठीक है। अब उसके बाद जब मैंने कहा कि मैंने इंटेंसिटी बढ़ाना शुरू किया, तो मैंने हल्का सा बढ़ाया। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि आज मुझे पता मैं 4 बजे तक पढ़ूंगा, उसके बाद 3-4 घंटे बर्बाद करूंगा, पर 3-4 घंटे बर्बाद करने के बाद मैं आज मां को अपनी वोकैब सुना के आऊंगा, बस आधा घंटा और पढ़ूंगा, बस 15 मिनट और पढ़ूंगा बस शाम को। तो धीरे धीरे आप करते करते आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। पर अगर आप सोचो कि आज ही 100% कैपेसिटी बढ़ जाए, आज ही जो मैंने जो डेली गोल करे हैं उतनी कैपेसिटी आपकी बॉडी की बन जाए, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात ये कि आपको समझना पड़ेगा, जब हम मैथ्स कर रहे हैं तो मैथ्स के ना सर्टेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जैसे आप अलजेब्रा जरूर करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री जरूर करेंगे, स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी जरूर करेंगे, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट जरूर करेंगे। ये वो चैप्टर्स हैं जो आपको हर हाल में करने हैं, जिनका वेटेज बहुत ज्यादा हाई है। अगर आप ये नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन ना होना तय है। उसके बाद आप जो करना है आप करें, क्लियर है। सेकेंड थिंग जो आपके पास आती है वो है इंग्लिश। इंग्लिश में ना आप ग्रामर पे इतना फोकस मत करो, आपको फोकस करना है वोकैब पे, ईडियम फ्रेजेस पे, होमोनियम्स पे, क्लॉज टेस्ट पे, क्योंकि पूरा पेपर अब मेजॉरिटी वोकैब बेस पे आ रहा है। आप नोटिस करना कि एक चीज कभी नहीं आती थी, वो थी रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, S1 S2 कभी नहीं आता था। मैंने कई बार बोला था अपनी क्लास में कि बेटा वो आ सकता है क्योंकि सीडीएस में आ रहा है, आ सकता है क्योंकि सीडीएस में आ रहा है। तो सीडीएस का पैटर्न एनडीए में शिफ्ट होता हुआ दिखता है, और सीडीएस में जो चेंजेस होते हैं वो यूपीएससी सिविल सर्विस से लिए जाते हैं, तो ऊपर से नीचे की तरफ वो लेकर आते हैं। तो आपको बात समझनी पड़ेगी, होमोनियम्स अभी आपके नहीं आते हैं, क्लॉज टेस्ट आपका नहीं आता है, आपकी वोकैब सिंपल सिनोनिम एंटोनिम्स फॉर्मेट में आती है, पर होमोनियम्स, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, क्लॉज टेस्ट, ये सब एक ही नाम है वोकैब के, सारे सेम है, इनमें कोई बदलाव नहीं है। आपको ये तमीज में करने पड़ेंगे, आपकी पूरी जान फूकनी चाहिए इन्हीं चीजों को करने में। इसमें 2-3 और चीजें आ जाती हैं, जैसे स्पॉटिंग एरर। स्पॉटिंग एरर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आता है। जैसे मैं आपके सामने एक स्पॉटिंग एरर रखता हूं, इस स्पॉटिंग एरर में वर्ड ही ऐसा दे रखा है जो आपको समझ ही नहीं आएगा, इस वर्ड का मीनिंग ही नहीं पता, तो आप सेंटेंस में एरर कहां से निकालोगे। यहां से आगे चलो तो अब आपके पास आ जाता है साइंस वाला हिस्सा। अगर आप आर्ट, कॉमर्स, साइंस किसी भी स्ट्रीम के हो, 9-10 की साइंस तो आपको खत्म करनी ही करनी पड़ेगी, पर अगर आप 11 की साइंस के कंसेप्ट खाली कर लो, ओनली कंसेप्ट, नो डेरिवेशन, नो न्यूमेरिकल, ओनली कंसेप्ट, मैं बता रहा हूं आप 180 से लेके 200 नंबर कहीं नहीं जा रहे। आपको खाली फिजिक्स और केमिस्ट्री 11th की करनी है, 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं आती है आपकी। प्लीज मेक श्योर कि आप इसी तरह से अपना काम करो। लास्ट पार्ट इज पीवाईक्यू। पीवाईक्यू वो गोल्ड माइन है कि अगर आपने इसे छोड़ा तो आप फंस जाओगे। पीवाईक्यू में पूरी जान फूंक दो अपनी, क्लियर है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद शुरुआत में पीवाईक्यू नहीं करता, पर 10 दिन बाद में पीवाईक्यू करना शुरू कर देता। आप 12th करके अभी आए हो, और 12th करने के बाद कुछ तो आपको आता होगा, चाहे आपकी 12th के पेपर अच्छे गए हो चाहे खराब गए हो, आपको पता होगा कि मुझे करना क्या है, मेरी औकात क्या है। तो उस औकात के अकॉर्डिंग 10-15 दिन बाद पीवाईक्यू उठा लो, अपनी पढ़ाई शुरू करो और काम बढ़ो। अब मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं, जो आपकी इच्छा है आप करना चाहो करो। मैं इंग्लिश के 4000 क्वेश्चन करा रहा हूं वो कैप के, होमोनियम, सिनोनिम, एंटोनिम्स, स्पॉटिंग एरर्स, ये सब मैं कराने जा रहा हूं। और जब मैं ये सब करा रहा हूंगा तो मैं आपको वादा कर रहा हूं कि जो मैंने कराया है वो आपको दिखेंगे। क्यों? सिनोनिम्स के मैं 10 वीडियोस लेकर आने वाला हूं, एक वीडियो में होंगे 100 क्वेश्चन, ठीक है। तो 10 वीडियो में कितने हो गए? 1000। उसके बाद होमोनियम्स की 10 वीडियो लेकर आने वाला हूं, एक में होंगे 100 क्वेश्चन, तो कितने हो गए? 1000। मैं सिनोनिम एंटोनिम्स के बाद क्लॉज टेस्ट की 10 वीडियो लेकर आने वाला हूं, एक में होंगे 100 क्वेश्चन, कितने हो गए? 1000। स्पॉटिंग एरर की एक वीडियो में होंगे 100 क्वेश्चन, ऐसी मैं 10 वीडियो लेकर आने वाला हूं, कितने हो गए? 1000। टोटल 4000 तकरीबन क्वेश्चन मैं आपके कराऊंगा, और मेरा वादा है कि इंग्लिश तो वहां से बाहर नहीं आएगी, क्लियर है। वो यूट्यूब पे होगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप देख सकते हो। सेकेंड थिंग, आपका मैथ्स
जो मैंने अभी आपको चैप्टर के नाम बोले थे, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, अलजेब्रा, पूरा कॉम्प्लेक्स, बाइनरी, जो सारे हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है, ये सारे चैप्टर, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, ये सारे चैप्टर्स मैंने करवाए हैं। मैंने मतलब हमारे एक सर हैं सुमेश जैन सर, उन्होंने करवाए हैं। उनके कराए हुए चैप्टर अगर आप कर गए, सिर्फ वो वीडियो भी कर गए और फिर PYQ लगा गए, यू विल सी द मैजिक कि यार कंसेप्ट क्लियर हुए, सर ने क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा करा रखा था और वो दिखे हैं। प्लीज मेक श्योर वो करना है, ठीक है। उसका लिंक भी यूट्यूब का आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। नेक्स्ट थिंग आपको ये करनी है, आपको ना मेरे से कनेक्टेड रहना है। क्यों रहना है? क्योंकि मैं आपको 100 क्वेश्चन कराऊंगा तो 100 क्वेश्चन का टेस्ट भी दूंगा, और 100 क्वेश्चन का टेस्ट में जब आपको दूंगा तो आपका रिवीजन उससे हो जाएगा। मैं 100 क्वेश्चन का प्रॉपर 100 क्वेश्चन का ही टेस्ट बनाऊंगा, तो सोचो कितना सॉलिड रिवीजन होगा। मैं एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा जो मैंने पढ़ाया होगा जिसका आप रिवीजन ना कर रहे हो। तो आपको सिंपल टेलीग्राम ज्वाइन करना है। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए सिंपल तरीका है कि जो आपको गिवन नंबर है उस नंबर पे लिखना है टेलीग्राम, और आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। दूसरा, अगर आप चाह रहे हो कि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे एक बार में पता लग जाए और मैं खुद से भी कर लूं, तो आपको सिंपल इसी नंबर पे वर्ड लिखना होगा प्लान, PLAN प्लान, और आपको मिल जाएगा। नाउ अब मैं आपको कुछ और ऐसी बातें बता रहा हूं जो आपको समझनी बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है कि यार मैं जिस बंदे को अभी देख रहा हूं मुझे उससे पर्सनली बात करनी है, वो मुझे 1 महीने के लिए मिल जाए, तो हो सकता है मेरा भला ज्यादा अच्छा हो जाए। सो मैंने एक बैच निकाला जो 1000 का है। उस 1000 के बैच में हम रोज के डेली टारगेट्स रखेंगे और रोज शाम को 6 बजे गूगल मीट पे मिलेंगे, और उस गूगल मीट पे मिलके हम ये देखेंगे हम कहां खड़े हैं, हमारा कितना हुआ है, कितना नहीं हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग हम अपनी नेक्स्ट डे की प्लानिंग पहले करके फिर सोएंगे। फिर अगले दिन 6 बजे मिलेंगे, फिर अगले दिन 6 बजे मिलेंगे, रोज शाम को 6 बजे मिलेंगे, और 6 बजे मिलने के बाद हमारा एम ये होगा कि हर हाल में हमारा जो गोल है वो अचीव हो जाए। मैं ये वादा तो नहीं कर सकता कि हमारा आने वाला फ्यूचर क्या होगा, पर मैं ये वादा कर सकता हूं कि आपको जो भी मैं कराऊंगा आप उसमें से क्वेश्चन देखोगे। आपको बस स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस कब आता है? एक्सपेक्टेशन जब होती है। एक्सपेक्टेशन को अपने दिमाग से निकाल दो, कूड़ेदान में फेंक दो, उसकी कोई जगह नहीं है। मान के चलो नहीं होगा, ठीक है ना। मेरी एक लाइन है, होप फॉर द वर्स्ट, मान के चलो नहीं होगा, प्रिपेयर फॉर द बेस्ट, और ऐसे तैयारी करो कि मेरे पास आखिरी मौका है, जो लगाना है लगाऊं, पर मेरे को मान के चलना नहीं होगा। ये मानते ही कि मेरे को एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, यू डू मैजिक, क्योंकि स्ट्रेस यहां से उड़ गया, कोई प्रेशर ही नहीं है। प्लीज मेक श्योर, गिव योर बेस्ट। मेरा फोन नंबर आपके सामने है, कोई बात हो, आप मुझे डिस्कशन करना हो, आप मुझे कॉल कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है अंतिम पगों के निशान।